साक्षी। जी मैम। यस मैम, अच्छे हैं। ओके चलो गुड। अच्छा अब बताएं हमने क्या किया था लास्ट क्लास, कौन सा टॉपिक शुरू किया था ये बता दें। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स। ओके वेरी गुड। चार्ल्स लॉ। टॉपिक का नाम चार्ल्स लॉ, वेरी गुड। हमने बॉयल्स लॉ किया था, थोड़ा सा चार्ल्स लॉ किया था, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। हाँ वेरी गुड स्वजीत। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे चले गए हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स खत्म करके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे चले गए हैं हम लोग। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और फिर थोड़ा सा आज मैथमेटिक्स वाला पोर्शन करेंगे। उस दिन डिस्कशन किया था, कुछ एग्जांपल्स सबने मिलके डिस्कस किए थे। यस मैम। चार्ल्स लॉ भी किया था, बिल्कुल ठीक। 2 लॉ किए थे कि 3 लॉ किए थे, चलो देखते चलते हैं साथ ही साथ। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ किया था मैम। अच्छा 2 ही किए थे। ये भी हमने कर लिया था, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, ये भी Yes, लिख ma'am. लिया। ओके फिर हमने ये बॉयल्स लॉ किया था। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, कौन सा फिजिकल क्वांटिटी को हमें कांस्टेंट रखना होता है। टेम्परेचर। वेरी गुड। इसमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। जैसे हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। जैसे ही हमने वॉल्यूम बढ़ाया प्रेशर कम हो गया, जैसे हमने वॉल्यूम कम किया प्रेशर बढ़ गया। कहाँ यूज होता है ये, बोला था ना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने को सबको घर पे। यस मैम। नहीं किया किसी ने, किया मैम। तो अब ठीक हो रही है सबकी ब्रीदिंग। जब अंदर ले रहे हैं सांस तो पेट बाहर, जब बाहर आ रही है सांस तो पेट अंदर, ऐसा हो रहा है आप सभी का। यस मैम। ओके अगर हो रहा है फिर सबने अपनी ब्रीदिंग ठीक कर ली है। उसके बाद हमने किया था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या रहता है कांस्टेंट, प्रेशर। प्रेशर रहता है कांस्टेंट। तो इसमें क्या होता है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। जैसे ये डायग्राम दिख रहा है कोल्ड और वार्म, कोल्ड का मतलब है कम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम कम है कि ज्यादा है, ब्लू ज्यादा कम है होगा। मैम। फिर से कोल्ड का मतलब है टेम्परेचर कम, ठंडे का मतलब टेम्परेचर कम होता है। जब गर्मी लगती है तो हम बोलते हैं, नहीं पहले मुझे सब बताएं कोल्ड का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है कि कम होता है। कम होता है। टेम्परेचर कम होता है मैम। टेम्परेचर कम होता है। वेरी गुड। तो जब टेम्परेचर कम है, जब ब्लू वाला पोर्शन है जिसमें टेम्परेचर कम है, वॉल्यूम भी कम है कि वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम है। इसका मैं एक याद रखने वाला एग्जाम्पल बताती हूँ। जब जब सर्दियों में आप लोग सोते हैं या सर्दियों में बाहर जाते हैं जब बहुत ठंड होती है, तो ऐसे फैल के चलते हैं कि ऐसे करके चलते हैं अपने आप को सिकुड़ के, सिकुड़ के चलते हैं मैम। सोते हुए भी एकदम ही ऐसे से पास पास हाथ पैर रख के सोते हैं। तो जब टेम्परेचर कम होता है आप अपने बॉडी का भी वॉल्यूम कम कर लेते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो लगता है कि बिल्कुल एक एक जगह से हम अकेले ही सोए फैल के। तो जब टेम्परेचर बड़ा हो जाता है तो वॉल्यूम की जरूरत भी बढ़ जाती है। ठीक। यस मैम। अब इसके बाद ये हमने लिखा था हम लोगों ने। नो मैम। अच्छा तो फिर आज ये लिख लेंगे। हमने सबसे पहले पीवी लिखा था, फिर V1 T1 लिखा था। अब ये लास्ट वाला जो आता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। जब वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता है तो फिर क्या होगा, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, मतलब द रेशियो ऑफ द प्रेशर एंड टेम्परेचर विल रिमेन द सेम। पहले तो हम लिख लेंगे। इसका मेरे को लगता है हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था। नो मैम। अच्छा कोई बात नहीं, कर लेंगे। ये अगर हमें लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, सब वहां से शुरू करेंगे। पहले गे लोजैक्स लॉ का नाम लिखेंगे, फिर शुरुआत हम कहां से करेंगे, कौन से इक्वेशन से शुरू करेंगे।
फिर से पूछती हूँ, यहां तक आने के लिए, इस एक्सप्रेशन तक आने के लिए हमने जैसे पिछले वाले 2 लॉज के लिखे थे, तो कहां से शुरू करते हैं, कौन से लॉ से शुरू करते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन से शुरू करेंगे, सब लिखेंगे पीवी इज इक्वल टू, क्या लिखूं मैं? पीवी इज इक्वल टू, NRT। बिल्कुल, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? यस मैम। अच्छा, मैं लिख के Yes, ma'am. बताऊं? फिर से पूछती हूँ, लिख के बताऊं? नो मैम। ओके, तो फिर सब खुद से करेंगे। पीवी इज इक्वल टू आर टी, क्योंकि वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो गया, तो पी इज इक्वल टू आर टी अपॉन वॉल्यूम। आर और वी कांस्टेंट है ना? मुझे पता नहीं चल रहा है आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं। हम लिख रहे हैं राइट कर मैम। रहे हैं मैम। लिख रहे हैं मैम। ओके ओके, तो करना क्या है, पीवी इक्वल्स टू आर टी से शुरू करके वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हमें इस वाले एक्सप्रेशन तक पहुंचना है कि P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। यहां तक आना है आप सबको। अच्छा, जब हो जाए तो बता भी दे, वरना मुझे पता नहीं चलेगा। हो गया मैम। हो गया? ओके, समा का हो हो गया, गया बात। मैम। ओके, चैतन्य का भी हो गया। हो गया मैम। हो गया मैम। ओके, किसी को दिक्कत आई यहाँ तक लिखने में एक्सप्रेशन को कि P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2? ये सबका आ गया? अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2? मतलब अगर P1 बढ़ेगा तो T1 का क्या कह सकते हैं हम? क्योंकि ये रेशियो है P1 अपॉन T1, अगर P1 बढ़ेगा तो T1 को क्या होना पड़ेगा? बढ़ना पड़ेगा। बढ़ना पड़ेगा, बढ़ना। बिल्कुल, जिससे कि दोनों का रेशियो सेम रहे। अब जब हम प्रेशर कुकर में खाना बनाते हैं, प्रेशर कुकर में जल्दी बनता है कि देर से बनता है? जल्दी बनता है जल्दी मैम। बनता है मैम। जल्दी बनता है। तो जल्दी बन जाता है। अब वो जल्दी कैसे बनता है? हाँ, उसके अंदर पैक होती है इसलिए। क्योंकि वो बंद होता है। उसके अंदर क्या होता है? भाप, स्टीम। स्टीम होता है, उसके अंदर स्टीम होता है, इसलिए वो जल्दी बन जाता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे खाने में जो पानी होता है वो स्टीम में बन जाता है। और स्टीम क्योंकि बाहर निकल नहीं पाता, अंदर ही होता है, तो वो प्रेशराइज करता है। अब प्रेशर बढ़ने से खाना जल्दी कैसे बन गया? प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ गया ना मैम। प्रेशर बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ गया, तो खाना क्यों जल्दी बन गया? टेम्परेचर बढ़ना तो कुक हो गया ना मैम वो। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ गया तो इसलिए जल्दी कुक हो गया। तो यहाँ पे टेम्परेचर कैसे कैसे बढ़ रहा है? एक टेम्परेचर तो आपने क्योंकि गैस पे रखा है खाना, तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब क्योंकि प्रेशर जब बढ़ रहा है तो टेम्परेचर को और बढ़ा रहा है, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। चाहे वो चावल हो चाहे वो दाल हो, इसीलिए प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाता है। यहां तक कोई क्वेश्चंस किसी को? नहीं मैम। नो मैम। अब एक बार आपकी बुक देख लेंगे। अच्छा, मीन फ्री पाथ या ब्राउनियन मोशन हमने पहले कभी पढ़ा है केमिस्ट्री या किसी में? अच्छा, कोई बात नहीं। आप सब लोग सोचिए कि आप सारे बच्चे एक ही क्लासरूम में हैं। अच्छा, अगर आप सब गैस मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करेंगे तो आप एक जगह बैठे रहोगे कि भागते रहोगे? भागते रहेंगे मैम। भागते रहेंगे। तो अभी मुझे 8-9 बच्चे दिख रहे हैं। अगर 9 बच्चे एक ही क्लासरूम में भागते रहेंगे
कहीं पे बैठने की सोचेंगे ही नहीं, तो क्या होगा? टकरा जाएंगे मैम। फिर से टकरा जाएंगे। अच्छा, टकराने के बाद क्या होगा? सभी को सोचना है। 9 के 9 बच्चे भाग रहे हैं एक ही कमरे में, कमरा बंद है बिल्कुल, कहीं से भी कोई खिड़की दरवाजा कुछ नहीं है बाहर निकलने का, पर आप लोग एक जगह बैठना नहीं चाहते, आप कॉन्स्टेंटली भाग रहे हैं, तो क्या क्या हो सकता है? थक सकते हैं। थक सकते हैं बिल्कुल, एक दूसरे से टकरा सकते हैं, और गिर सकते हैं। ठीक है, गिर गए। अब क्योंकि आप गैस मॉलिक्यूल से, क्या आप गिरे रहोगे? क्या आप एक जगह गिरे पड़े रहोगे? नहीं मैम। नहीं मैम। नहीं मैम। नहीं, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल शांत नहीं बैठ सकते। तो गैस मॉलिक्यूल्स का नेचर ही होता है, दे आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन, हमेशा ही वो भागते दौड़ते रहेंगे। तो अगर आप 9 लोग एक साथ भाग दौड़ रहे हैं, सबसे पहले तो कोलिजन होगा। कोलिजन की वजह से, टक्कर की वजह से, या तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या आप थोड़ी देर गिर जाओगे, फिर उठोगे, फिर भागने लगोगे, तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है ना? यस मैम। यस। अब इस भागने दौड़ने के बीच में, कोलिजन्स के बीच में, अगर आप टकराते हो, टकराने तक आपके पास कुछ एक लेंथ है जो आप आराम से चल रहे हैं। जैसे मैं अगर भाग के टकराने से पहले तक का कुछ एक डिस्टेंस भाग पा रही हूँ, टकराने से पहले, तो वो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन कोलिजन्स, टकराने से पहले के जो बीच का पाथ होता है, उस पाथ को हम गैस मॉलिक्यूल्स के लिए कहते हैं मीन फ्री पाथ। क्या कहते हैं? मीन पाथ। मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ का मतलब हुआ वो वाला पाथ जो फ्री है इन बिटवीन द कोलिजन्स। आर वी ओके विद दिस? यस मैम। यस सब मैम। लिख लेंगे, सब एक तरह लिख लेंगे कि मीन फ्री पाथ होता क्या है। हमने पोस्टुलेट्स लिखे थे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अब हम लिखेंगे मीन फ्री पाथ। तब तक मैं दूसरा स्क्रीन एक बार ही शेयर कर दूं। क्या किसके बारे में लिखने के लिए बोला है मैंने? मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। तो अब ये लिखेंगे मीन ये सब लिखते चलेंगे मेरे साथ। अब ये मीन फ्री पाथ का डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, मीन फ्री पाथ का सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। जो हमारे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस शेप के होते हैं? सर्कल। सर्कल, सर्कुलर शेप्स के होते हैं। तो अगर आप सब लोग गैस मॉलिक्यूल्स होते और आप सर्कुलर शेप के होते, तो भागने में आसानी कब होती? मतलब मीन फ्री पाथ कब आपको ज्यादा मिलता, जब आप छोटे साइज के होते या बहुत बड़े साइज के होते? छोटे साइज के होते तब। छोटे साइज के होते। तो इसीलिए अगर आप इस एक्सप्रेशन में देखेंगे, ये जो लैम्डा है, लैम्डा इज योर मीन फ्री पाथ। लैम्डा इज डिपेंडेंट ऑन डी स्क्वायर। डी यहाँ पे क्या है? डायमीटर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। जितना छोटा डी होगा उतना बड़ा आपका मीन फ्री पाथ होगा। ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। अब जो आपके सिलेबस में है पार्शियल प्रेशर, उसका डेरिवेशन अब हम साथ साथ करेंगे।
अच्छा, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जो T लिखा है इसका क्या मतलब है? टेम्परेचर। वेरी गुड। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो एनर्जी क्या होती है? मॉलिक्यूल्स की। जैसे हमने अगरबत्ती जलाई, जैसे हमने उसको जलाया, हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या कम पता होती है। चलता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको उसकी खुशबू आती है कि नहीं आती है? अगर एक अगरबत्ती वैसे ही रखी है कमरे में, पूजा घर में, मंदिर में, तो उसकी स्मेल आती है? यस मैम, यस आती है। मैम। अगर नहीं जलाई तो भी आती है? कम आती है फिर। कम आती है। लेकिन अगर उसको जला के रखें तो, अगरबत्ती हो गया, धूप बत्ती हो गया, अगर उसको जला के रखें तो क्या होता है? स्मेल आती है एंड वो स्मेल ज्यादा खुशबू आती है होती मैम। है। स्मेल ज्यादा आती है। जैसे किचन में खाना बनता है, घर में जब भी खाना बनता है तो थोड़ा सा स्मेल आता है ना, पता चलता है ना, आज ये बना है, आज वो बना है, पता चलता यस है? मैम। यस मैम। यस। यस मैम। गैस मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से भाग रहे होते हैं या कम तेजी से भाग रहे होते हैं? ज्यादा तेजी से भाग रही होती है। ज्यादा ज्यादा तेजी तेजी ज्यादा। से भागते हैं। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? स्पीड बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ बढ़ती जाती है। लेकिन अब लैम्डा क्या है यहाँ पे? लैम्डा है मीन फ्री पाथ। तो अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, पहले तो सिर्फ वो भाग रहे थे, अब जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो जब तेजी से भाग रहे हैं, क्या कोलिजन ज्यादा होंगे या कम होंगे? ज्यादा होंगे। ज्यादा होगी मैम। ज्यादा होंगे। तो अगर कोलिजन ज्यादा होंगे तो आपका जो इन बिटवीन का पाथ है वो ज्यादा होगा कि कम होगा? आप बार बार टक्कर खा रहे हैं, तो आप डिस्टेंस चल पा रहे होगे कि कम डिस्टेंस चल पा रहे होगे? कम डिस्टेंस चल कम पाता है। कम डिस्टेंस। डिस्टेंस में चल पाए। मतलब कोलिजन्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। आप तेजी से भाग रहे हो लेकिन बीच, कोलिजन्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो मीन फ्री पाथ कम हो जाएगा इन बिटवीन द कोलिजन्स। अब इसके बाद हम जाते हैं, ये क्या बनाया है मैंने? रेक्टेंगल। बॉक्स। इसको एक कमरा जैसा समझ लीजिए, बॉक्स, या हाँ बॉक्स समझ लीजिए। ये क्या हो सकते हैं? पार्टिकल। मॉलिक्यूल्स। हाँ मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल्स? क्या ये सॉलिड है? नहीं, गैस के। गैस। गैस मॉलिक्यूल्स है। क्या ये शांत बैठे रह सकते हैं? नहीं। नहीं मैम। नहीं बैठ सकते। अगर वो शांत नहीं है तो ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? रैंडमली डिस्प्लेसमेंट हो रन रहा है कर रहे उनका। रैंडमली इधर उधर भाग रहे हैं। तो अगर मैं सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे फोकस करूं, इस वाले पे, तो हो सकता है ये यहाँ जाके इधर टक्कर खा ले, टक्कर खा के इसका डायरेक्शन चेंज हो जाए, इधर आ जाए, फिर टक्कर खा ले, टक्कर खा के फिर यहाँ चला जाए, फिर टक्कर हो जाए, फिर यहाँ चला जाए, फिर टक्कर हो जाए, फिर यहाँ चला जाए, फिर टक्कर हो जाए। ऐसे हो सकता है ना? यस यस। मैम। यस मैम। तो एवरी मॉलिक्यूल इज इन अ स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। लेकिन एवरी कोलिजन के बीच में जो मैंने बनाया है वो मैंने एक लाइन ही बनाई है ना? यस मैम। वो जो मैंने लाइन बनाई है दैट इज योर मीन फ्री पाथ। अब अब फिर से एक बार ये मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अगर ये मॉलिक्यूल इधर जाए तो क्या होगा? कोलिजन में। अब किसके साथ हो रहा है कोलिजन? वॉल के साथ। दीवार के साथ। वॉल के साथ। तो अगर ये वॉल थोड़ा पतला हो, पेपर जैसा हो, तो क्या प्रेशर फील होगा उस पेपर पे? यस यस मैम। मैम। प्रेशर फील होगा। तो अब हम ट्राई करेंगे कि हम एक एक्सप्रेशन निकालें, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स। हमने लिक्विड्स में भी प्रेशर निकाला था, याद है किसी को? कोई जवाब नहीं दे रहा मुझे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड, अगर आपने किसी भी लिक्विड को हाइट h तक भरा है, क्या फॉर्मूला था प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स? स्विमिंग पूल में ऊपर तैरना और स्विमिंग पूल के बहुत अंदर जाके तैरना, कहाँ दिक्कत आती है? डिप में जाकर तैरने में। अंदर। अंदर अंदर जाकर जाके, तैरने में मैम। अंदर जाके तैरने में ज्यादा दिक्कत आती है। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड्स किस पे डिपेंड करता है? आपके ऊपर पानी का लेयर कितना है, हाइट कितना है। अगर मैं बोलूं P इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच, कुछ याद आया?
फिर से बोलती हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी इंटू एच। करा था हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में, मोर द हाइट मोर इज द प्रेशर। यस मैम। यस मैम किया था। यस मैम। कभी करते करते हमें पीछे भी जाना है, भूलना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पीछे का भी पढ़ते पढ़ते रहना है, वरना सब भूल जाएंगे। अच्छा, कितने लोगों को एबीसीडी आती है? आती है मैम। अगर मैं आती बोलूँ है। से लेकर जेड तक लिखने को, सब लिख लोगे? यस मैम। यस मैम। अच्छा, कितने लोगों को हिंदी आती है? हिंदी है स्कूल में या मराठी है? दोनों। मराठी। ये मैम दोनों दोनों में हिंदी भी में आती है। दोनों आता है? यस। यस मैम। अच्छा, अगर मैं बोलूं क से लेके ह तक लिखने को, कौन कौन लिख लेगा? लिख लेंगे मैम। ओके, पूरा? यस मैम। ओके, चलो पहले ए से लेके जेड तक तो सबने बोला लिख लेंगे, है ना? यस मैम। यस मैम। अब जब मैंने बोला क से लेके ह तक लिखने को, आंसर्स कम हो गए, 2 बच्चों ने बोला लिख लेंगे। ऐसा क्यों? यस मैम। ऐसा क्यों? रिवीजन के वजह से। मराठी में वेरी गुड, अक्षर वेरी ज्यादा गुड होते हैं मैम। स्वजीत, वेरी गुड स्वजीत ने ठीक आंसर दिया है, रिवीजन की वजह से। क्योंकि आप ए बी सी डी में पोएम्स भी करते हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, जो भी आप बाकी, जैसे ये फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, सब कुछ मैं जो लिख रही हूँ ए बी सी डी के कॉम्बिनेशन में ही लिख रही हूँ, है ना? यस मैम। यस मैम। तो जो चीज हम रोज करते हैं या रिविजन करते हैं, वो चीजें हमें याद रह जाती हैं। क्योंकि हम बाकी चीजें हिंदी में नहीं कर रहे, बस हिंदी ही हिंदी में कर रहे हैं, तो वो हमें कम याद रहता है। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि अगर हम बीच बीच में थोड़ा पुराना भी पढ़ते रहेंगे तो वो चीजें हमें याद रहेंगी। अगर बहुत बड़ा आप गैप कर देंगे तो फिर हम चीजें धीरे धीरे भूल जाते हैं। ठीक है? तो यस यस मैम। मैम। यस जो मैम। नहीं मिलते हैं, जो हम करते हैं, थोड़ा सा वो खोल के अगर आप देख लोगे तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है बेटा? यस मैम। यस मैम। चलो अब इस पे वापस आ जाते हैं। तो क्योंकि जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो स्टेशनरी तो रहते नहीं है, हमेशा भागते दौड़ते रहते हैं, तो वो वॉल से भी टकराते रहते हैं, वॉल से टकरा के वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर टकराते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस भी कंटेनर में आप गैस मॉलिक्यूल्स को रखोगे, उसके अंदर वो प्रेशर बना के रखेगा। ठीक है? अब हम उसका एक एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, कौन बताएगा? अगर मैं अब एक गैस मॉलिक्यूल ले लूं, उसका कुछ छोटा सा मास होगा, यस मैम। क्या लिखूं मास यस। को? कैसे लिखते हैं मास को? लिखना होगा तो क्या लिखूं यहाँ पे? ये लिख सकते हैं? यस। यस मैम। और क्योंकि वो मूव कर रहा है तो उसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्योंकि वेलोसिटी की वजह से आती है, तो मैं बोल सकती हूँ कि उसके पास कुछ वेलोसिटी है। यस मैम। अच्छा, अगर हम इस डायग्राम पे वापस चले जाएं, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स का मैंने पाथ बनाया था एरो से, ये गैस मॉलिक्यूल्स कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं? एक्स में जा रहे हैं, वाई में जा रहे हैं, जेड में जा रहे हैं, या तीनों में कभी भी कहीं भी जा रहे हैं? जेड। जेड। ओके। जैसे अगर मैं ये वाला पार्टिकल लूं, अब अगर ये यहां से यहां गया है तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? लीनियर। लीनियर। क्या मैं इसको एक्स बोल सकती हूँ अभी फॉर द टाइम बिंग? यस। यस मैम। फिर ये यहां से जाके कोलाइड करेगा, कोलाइड करके अभी नीचे ऐसे भी आ सकता है। यस यस मैम। मैम। तो क्या ये अभी भी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं मैम। नहीं ना, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो इसको हम वाई ले सकते हैं। तो क्योंकि वो बार बार कोलाइड कर रहा है तो वो हर डायरेक्शन में जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, वो बड़ा रैंडम होता है। तभी हम कहते हैं इनका बड़ा रैंडम मोशन होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद कि फर्स्ट पार्टिकल जो है वो मास m है उसके पास, वो पहले स्टार्टिंग में x डायरेक्शन में जा रहा है, vx, और हमने पार्टिकल एक ही लिया है। क्या इस वाले में एक ही पार्टिकल है इस गैस के मॉलिक्यूल, इस कंटेनर में? मैम मैम। नहीं मैम। ठीक है। तो अगर मैं, आप लोगों ने वो देखा है बलून के अंदर हम क्या भरते हैं?
बलून तो सबने देखा होगा, Helium, helium. Yes. हीलियम भरते हैं। जब हम हीलियम भरते हैं, क्या हम एक ही मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम भरते हैं? नहीं मैम। नहीं मैम। ना, No, ma'am. बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भरते होंगे, यस मैम। है ना। और सिर्फ हीलियम नहीं, अगर आप घर में बलून लाओगे तो क्या भरोगे उसके अंदर? CO2 हाँ, CO2। CO2 भी हो सकता है। एयर होगा तो कॉम्पोजिशन उसका मिक्सचर ही होगा। तो एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा ना, जब भी आप कोई भी अंदर हवा डाल रहे हो तो एक मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। यस नो? yes यस Yes, मैम। ma'am. तो हम Yes, ma'am. इमेजिन कर लेते हैं कि अभी हम वन पार्टिकल ले रहे हैं जिसकी वेलोसिटी है x और पार्टिकल नंबर 1 लिए है। ये गया सीधे और यहां से वॉल से टकराया, तो इसका m इंटू वी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, राइट। Yes, ma'am. तो ये पार्टिकल, एक गैस मॉलिक्यूल यहां से यहां गया, टकराया, टकराने के बाद क्या होगा? अगर आप लोग तेज जा रहे हो वॉल की तरफ, जाके धड़ाम से टक्कर खा गए वॉल से, क्या होगा? Collision. कोलिजन। अच्छा, इस थोड़ा सा सिंपल करके बताती हूँ। अगर आपने कोई टेनिस बॉल लिया है या कोई भी बॉल लिया है, बॉल लेके आपने दीवार पे मारा है, क्या वो होगा? वापस आएगा, वेरी वापस आएगा। रिवर्स वेरी आएगा मैम। रिवर्स आएगा ना, बिल्कुल सही। तो ये रिवर्स जब आएगा, क्या बॉल का मास चेंज हो जाएगा? नहीं। नहीं No, ना। नहीं ma'am. मैम। और कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, तो वो वापस आएगा m, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस, यही हो जाएगा। yes ma'am Yes, ma'am. क्योंकि डायरेक्शन में चेंज है, डायरेक्शन में चेंज है, तो इसको क्या लिखूं मैं? माइनस लिख दूं? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यस जैसे मैम। डायरेक्शन चेंज हुआ तो मुझे लिखना पड़ेगा। अब चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, जरा निकालें तब। पहला मोमेंटम था उसके पास mv1x, और कोलिजन के बाद भी है उसके पास mv1x, बट विद अ नेगेटिव साइन। तो उसका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम को लिख सकते हैं p2 माइनस p1। मुझे आवाज नहीं आ रही। चेंज इन मोमेंटम लिख सकते हैं, या तो ये भी लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसे लिख सकते हैं। यस मैम, लिख सकते हैं। ठीक Yes, है। ma'am. फाइनल मोमेंटम क्या है पार्टिकल का? डायग्राम में ही है, फाइनल मोमेंटम बताओ। MV1X. mv1, और x भी ना नीचे ही है वैसे, mv1x, ये फाइनल उसका, क्योंकि नेगेटिव साइन में है तो नेगेटिव लगा दूं। यस मैम। Yes, ma'am. और माइनस इनिशियल क्या है? mv1x ही है। यस मैम। तो टोटल कितना हो गया? 2MV1X. वेरी गुड, वेरी गुड। 2mv1x, ये हो गया चेंज इन मोमेंटम। अगर मैं इसको बोलूं कि मुझे सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए, तो मैं माइनस नहीं लिख रही, सीधा ये ले सकते हैं चेंज इन मोमेंटम। Yes, ma'am. ओके। अब दोबारा ध्यान दे, ये हमारा कंटेनर था, यस नो? यस Yes, मैम। ma'am. अब कंटेनर का मैंने लेंथ ले लिया l, और मैंने अज्यूम कर लिया पार्टिकल यहां से शुरू हुआ था, यहां से यहां गया, किससे गया? मोमेंटम था उसका mv1x, यहाँ पे उसने टक्कर खाया, यहां से यहां तक वापस आ गया विद अ मोमेंटम ऑफ माइनस mv1x। तो यहां से शुरू होके यहां तक जाने में और यहां से यहां तक वापस आने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने? टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? 2L. वेरी गुड। और किस वेलोसिटी के साथ कवर किया उसने? V1X. वेरी गुड, वेलोसिटी उसका था v1x। तो यहां से हम टाइम निकाल सकते हैं, अगर मुझे वेलोसिटी पता है और टोटल डिस्टेंस है तो टाइम निकाल सकते हैं। Yes. कैसे निकालेंगे?
सब हाँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है वो फार्मूला यूज करके। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, मुझे टाइम निकालना है, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, राइट? Yes, ma'am. वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। नहीं, ये होगा देखो, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होगा ना। Yes, ma'am. तो डिस्टेंस हमारा है 2l, वेलोसिटी है हमारा v1x। पहले तो सब अग्री कर रहे हैं इसमें? Yes, ma'am. यस यस मैम। मैम। ओके, हमने सबसे पहले निकाला चेंज इन मोमेंटम, जो हमारा आया ये, क्या सबने ये लिख लिया है? Yes, ma'am. लिखिए। सबने? उज्ज्वल Yes, ने ma'am. लिख लिया है, ओके। Yes, ma'am. ओके, सो चेंज इन मोमेंटम हमारा आया 2mv1x, टोटल टाइम उसने लिया 2l डिवाइडेड बाय v1x। किसी को फोर्स का फॉर्मूला आता है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ? क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ? Mass मास into इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? एमवी अपॉन टी। ये लिख सकते हैं? अगर ये नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन को v बाई टी लिख सकते हैं। Yes, ma'am. और m इंटू वी यस क्या मैम। होता है? m इंटू वी क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी इज द लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया था लीनियर मोमेंटम 2mv1x, टाइम हमने निकाल दिया ये, तो p अपॉन टी करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगा। Yes, ma'am. ओके, अच्छा एक बारी मुझे बता दे ये छोटा p है क्या? फिर से, दिस स्मॉल p इज लीनियर मोमेंटम, लिख लें सब, क्योंकि हम प्रेशर पे जाएंगे, वहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दिस p इज लीनियर मोमेंटम। लिख लिया सभी ने? Yes, ma'am. ओके, अब हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। फोर्स की वैल्यू निकालेंगे लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम। लीनियर मोमेंटम हमने लिखा था 2m वेलोसिटी 1x का, तो 2m वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। और टाइम क्या निकाला है हमने? टाइम हमने निकाला है 2l अपॉन v1x। तो ये जो अपॉन v1x है ये ऊपर चला जाएगा। Yes, ma'am. तो जैसे ये ऊपर चला जाएगा, दिस विल बिकम 2m, नहीं 2 भी कट जाएगा, 2 और 2 काट दे, Yes, ma'am. सो वी विल गेट vm v1x, क्योंकि नीचे से भी ऊपर आ जाएगा तो मैं ऊपर लिख रही हूँ अपॉन 2l। सब चेक करेंगे कि मैं ठीक लिख रही हूँ कि नहीं, मैं गलत लिखूंगी तो सब गलत लिखेंगे। एक बार चेक करें कि ये ठीक है कि नहीं। जब लिख रहे हैं तो समझने की भी कोशिश करेंगे कि हम ठीक चल रहे हैं कि नहीं। अब इसको मैं कंबाइन करके m v स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल अलोंग द एक्स एक्सिस ये लिख सकते हैं? नहीं, मैंने गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है मैंने 2 को ऊपर से हटा दिया, नीचे से नहीं हटाया, है ना? Yes, ma'am. और किसी ने नहीं बताया मुझे। मैं बताने वाली थी, मुझे लगा आप सही हो। नहीं नहीं, मैं भी लिखते लिखते गलती कर सकती हूँ, क्योंकि अभी 2 और 2 कट जाएगा, ऊपर भी है नीचे भी है तो कट जाएगा। वील बी लेफ्ट विद दिस। अब ये सही है कि नहीं सब बताएं, सबका ये आ रहा है कि नहीं? Yes, ma'am. सही है। सही। Yes, ma'am. ओके, तो ये तो निकला आपका फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर ड्यू टू वन पार्टिकल मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, राइट? Yes, ma'am. ओके, तो हम प्रेशर भी निकाल देते हैं। प्रेशर क्या होता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर क्या था जो आपने 9th में भी करा होगा? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। वेरी गुड, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स हमने एक पार्टिकल का निकाला ये अपॉन एल जो था, और एरिया को हम एल स्क्वायर लिख सकते हैं।
अगर रेक्टेंगल की जगह क्यूब बनाया होता तो एल स्क्वायर लिख सकते हैं वो एरिया को। यस मैम। तो चलो ये भी लिख लिया। तो ये प्रेशर हमारा हो गया एम वी 1x स्क्वायर अपॉन एल क्यूब। यहाँ तक ठीक? यस मैम। ओके। अब जो प्रेशर है क्या वो सिर्फ एक गैस मॉलिक्यूल की वजह से है या एन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की वजह से है? एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम लिखेंगे एम अपॉन एल क्यूब, या एल क्यूब को वॉल्यूम लिख दूं? ओके मैम। ओके, फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। एम ऐसे ही रह गया, वॉल्यूम कर दिया एल क्यूब को, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ v1x स्क्वायर प्लस v, जो सेकेंड पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड थर्ड पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स, ऐसे करते करते v nth पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स। अब ये सब चेक करें कि क्या ये होगा। क्योंकि उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। हमने शुरुआत हमारे आसानी के लिए हमने एक पार्टिकल से शुरू किया था, पर लेकिन अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो सारे ही x की तरफ भाग सकते हैं, सारे ही टकरा सकते हैं, सारे ही वापस आ सकते हैं, सबका ही मोमेंटम चेंज हो सकता है। तो क्योंकि n पार्टिकल्स हैं तो मैंने सबका ही इसमें जोड़ दिया। क्या ये ठीक है? क्या ये लॉजिक ठीक है? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने मीन निकालना सीखा है कि नहीं? यस कैसे निकालते हैं मीन? मैम ऊपर के जितने वैल्यू होते हैं उतने से डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले तो उनको ऐड कर देते हैं फिर डिवाइड कर देते हैं, ऐसा ही कुछ? यस हाँ मैम। मैम। यस मैम। तो ये तो मैंने लिखा था v1 v2 v3 x करके, तो मैं क्या ऐसे कुछ लिख सकती हूँ कि vx का जो मीन होगा, मीन के लिए हम ऐसा साइन यूज कर लेते हैं, ऐसे करते हैं बार। यस मैम। यस मैम। अगर मुझे vx का स्क्वायर निकालना होगा, उसका क्या हो जाएगा, v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है तो nx का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। यस मैम। ओके, तो ये जो मैंने ऊपर लिखा था ये, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ कि n टाइम्स एवरेज वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा मेरा v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर, ऐसे करते करते vnx स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, जिससे कि मेरा एक्सप्रेशन छोटा हो जाए। अब मैं ऊपर क्या करूंगी, m ऐसे के ऐसे लिख देंगे, v ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, जो ब्रैकेट में इतना बड़ा टर्म था उसकी जगह हम लिख देंगे कैपिटल N एंड एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज अलोंग द एक्स एक्सिस, vx स्क्वायर विद अ बार, जिसका मतलब है एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटीज अलोंग द एक्स एक्सिस। तो ये मेरा प्रेशर निकला सिर्फ एक्स एक्सिस। अभी अब इसको एक बारी ऊपर से नीचे तक देख लें, किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत आ रही है या नहीं समझ आ रहा है, एक बारी पूछ लेंगे। मैम आप एक बार फिर से समझाओ। कहाँ से बच्चे, कहाँ से बताना शुरू करूं, फिर से बताओ। यहां तक ठीक था कि प्रेशर इज इक्वल टू mv1, यहां तक ठीक है हम? यस मैम। ओके, उसके बाद मैं ये कह रही हूँ कि मैंने शुरुआत करी थी सिर्फ एक पार्टिकल की, तो ये जो मैंने निकाला है मैं इसको लिख सकती हूँ, ये सिर्फ मैंने फर्स्ट पार्टिकल का निकाला है। अब क्योंकि मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो n नंबर को निकालने के लिए मुझे सबको जोड़ना पड़ेगा। यस मैम। तो P टोटल निकालने के लिए, P फॉर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अलोंग द एक्स एक्सिस करने के लिए मुझे हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी इसमें ऐड करनी पड़ेगी। तो वो मैंने पहले ऐड कर दी, v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर प्लस v3x स्क्वायर, ये सबको मैंने जोड़ लिया। अब जब मैं इसको जोड़ के लिख रही हूँ तो मेरा एक्सप्रेशन बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैंने क्या सोचा कि मैं एक एवरेजिंग का फॉर्मूला ले लेती हूँ। एवरेज क्या होता है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एवरेज का मतलब होता है, यहाँ पे जो लिखा है एवरेज का मतलब होता है व्हेन यू आर एडिंग ऑल द टर्म्स।
तो जो वेलोसिटी अलोंग द एक्स स्क्वायर है, वेलोसिटी अलोंग एक्स जो है और उसका जो स्क्वायर है, वो हमने सारे पार्टिकल्स का जोड़ लिया, फिर उसको हमने n से डिवाइड कर दिया, तो हमें एवरेज वैल्यू ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस मिल गया। वहां से मुझे पुराने एक्सप्रेशन में मुझे सिर्फ इतने वाली की वैल्यू चाहिए थी, इस वाले की वैल्यू यहाँ निकालने के लिए मैंने क्या किया, n को उधर लिख दिया, तो मेरे पास वैल्यू आ गई n नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज वैल्यू, स्क्वायर ऑफ द एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू, जो ये था, जो मेरे एक्सप्रेशन में पहले ही था। फिर मैंने ये वाली वैल्यू ऊपर में सब्स्टिट्यूट कर दी और मैंने निकाल लिया ये वाला एक्सप्रेशन। इसमें हमने क्या किया है, पहले एक पार्टिकल का निकाला है, फिर हमने n पार्टिकल्स को जोड़ दिया है, फिर हमने उसके एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला यूज करके उससे रिप्लेस कर दिया है। हुआ कुछ बेटर? यस Yes, मैम। ma'am. ओके, लिख लिया, सभी ने लिख लिया? ये अभी भी खत्म नहीं हुआ है वैसे। लिख लिया है मैम। ओके, चले आगे। यस मैम। तो अभी तक हमने जो निकाला है, हमने टोटल प्रेशर निकाला है फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कौन से डायरेक्शन में निकाला है? सिर्फ x में ही निकाला है ना अभी? यस मैम। Yes, ma'am. Mass upon the volume, number of particles, velocity of the particles, average velocity of all the particles along the x-axis का square, ये निकाला है अभी तक। हाँ मैम। ऐसे हम p total number of particles along y-axis क्या हो जाएगा, क्या लिखूं? बताओ क्या हो सकता है लॉजिकली? हमने x एक्सिस का निकाल दिया है, अगर मुझे पार्टिकल्स को y एक्सिस पे मूव कराना होता तो क्या हो जाता प्रेशर? एम अपॉन वी एन वी बार और नीचे में वाई स्क्वायर। वेरी गुड, v y स्क्वायर का बार, बार मतलब एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, अब तीसरा क्या लिख सकते हैं, क्या लिखूं मैं? जेड। वेरी गुड, प्रेशर of n number of particles along the z axis which is equal to m upon v, क्या लिखूं आगे? वी बार स्क्वायर नीचे में जेड। वेरी गुड। तो ये है, अगर पार्टिकल्स, सारे के सारे पार्टिकल्स x एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो ये प्रेशर हो सकता है, अगर सारे के सारे पार्टिकल्स सिर्फ y एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो ये हो सकता है, अगर सारे के सारे पार्टिकल्स z एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो ये हो सकता है। अब थोड़ा सा सोच के देखें, जब पार्टिकल्स एक बॉक्स में है, क्या वो सिर्फ x एक्सिस में मूव करेंगे? नो मैम। नहीं मैम। नहीं ना। क्या वो सिर्फ y एक्सिस में मूव करेंगे? नो मैम। नहीं। सिमिलरली क्या वो सिर्फ z एक्सिस में ही मूव करेंगे? नो मैम। नहीं ना। तो उनका जो प्रोबेबिलिटी है वो कभी x में भी होंगे, कभी y में भी होंगे, कभी z में भी होंगे, यस मैम। है ना। तो जो हमारा p टोटल आता है, p टोटल हमारा हो जाता है m n v, ये तो सेम ही रहेगा, यस मैम। है ना। अब या तो वो vx हो जाएगा, या वो vy हो जाएगा, या वो vz हो जाएगा। अब हमें नहीं पता कि कौन सा है, क्योंकि वो तीनों में से कोई भी एक डायरेक्शन लेगा। तीन डायरेक्शन में तो नहीं मूव कर सकते। जैसे अगर आप चलते हैं, आप या तो x पे चलेंगे, या आप y पे चलेंगे, या आप z पे चलेंगे, क्या आप सेम टाइम पे तीनों जगह पे जा सकते हैं? नहीं। नो मैम। नहीं ना। अगर मैं इन तीनों को ले लूं, इसका मतलब क्या होगा कि हम सोच रहे हैं कि जो पार्टिकल है वो तीनों जगह एक साथ भाग रहा है, विच इज इम्पॉसिबल। सो जो टोटल प्रेशर आता है वो हम लिखते हैं v स्क्वायर, ना तो हम x लिखेंगे, ना हम y लिखेंगे, ना हम z लिखेंगे, और इसको कर देंगे 1/3, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मोशन इज ओनली वन। वो या तो x में जाएगा, या तो y में जाएगा, या तो z में जाएगा। जो तो टोटल प्रेशर होगा इन द कंटेनर विल बी 1/3 ऑफ m टाइम्स n टाइम्स v स्क्वायर अपॉन, ये v के ऊपर बार आ जाएगा, विच इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। कुल मिला के जो एवरेज वेलोसिटी निकल के आएगी वो हम v बार स्क्वायर लिख रहे हैं।
इसको सिंपल तरीके से समझने के लिए ये सोच ले कि हमने पहले एक्स एक्सिस का निकाल लिया, फिर हमने वाई एक्सिस का निकाल लिया, फिर हमने जेड एक्सिस का निकाल लिया। अब क्योंकि एक पार्टिकल तीनों डायरेक्शन में नहीं जा सकता ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई किसी भी डायरेक्शन में जाने की? उसके पास 3 ऑप्शंस हैं, 3 में से वो लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा सकता है ना। Yes, ma'am. तो जो टोटल प्रेशर होगा, क्या मैं उसको पी एन एक्स प्लस पी एन वाई प्लस पी एन जेड करके थ्राइस कर सकती हूँ? उसको हम थ्राइस नहीं करेंगे। यस मैम। अच्छा अच्छा, मैं चाहूंगी आप सब ये वाला एक्सप्रेशन लिख लें, इस वाले पे फिर एक बार डिस्कशन कर लेंगे। पहले ये सब लिख लें, पी एन एक्स लिख लें, पी एन वाई लिख लें, पी एन जेड लिख लें। हो गया। हो गया? हो गया मैम। यस मैम। हो गया मैम। अच्छा, अब थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सेम ही पार्टिकल्स हैं। अगर हम वी एक्स स्क्वायर का बार लें, क्या हम इसको बोल सकते हैं वी वाई के बराबर होगा ये? क्योंकि सेम ही पार्टिकल्स हैं, चाहे वो एक्स पे मूव करके धक्का खा के वापस आ रहे हैं, या वाई पे जाके धक्का खा के वापस आ रहे हैं, या जेड पे जाके धक्का खा के वापस आ रहे हैं, सेम होगा एवरेज वेलोसिटी। Yes, ma'am. विल दिस बी इक्वल टू वी जेड स्क्वायर का बार का वेलोसिटी? सेम होगा। है ना, ये भी सेम होगा। सब अग्री कर रहे हैं ना? Yes, ma'am. यस मैम। अब दिस इज इक्वल टू वी जब हम सिर्फ डायरेक्शन लिख रहे हैं तो हम लिख रहे हैं वी एक्स स्क्वायर या फिर वी वाई स्क्वायर या फिर वी जेड स्क्वायर। लेकिन क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हर पार्टिकल एक्स में जा रहा है या वाई में जा रहा है या जेड में जा रहा है, तो हमने लिखा दिस विल बी इक्वल टू आउट ऑफ द 3 किसी एक में जा रहा होगा, और वो जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपकी ये है 1/3, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी किसी एक डायरेक्शन में भागने की ही है। तो दैट विल बी इक्वल टू वी एवरेज का स्क्वायर अपॉन 3। इसलिए जो आपका टोटल प्रेशर होता है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। अदरवाइज आप क्या कर रहे हैं, आप अगर मैं इन तीनों को इंडिविजुअली ऐड कर दूं, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम हर पार्टिकल को सोच रहे हैं वो तीनों डायरेक्शन में भाग रहा है। वो तीनों डायरेक्शन में तो नहीं भाग सकता ना, तीनों में से किसी एक डायरेक्शन में भाग सकता है। Yes, ma'am. तो इसीलिए जो टोटल प्रेशर आता है, दैट टोटल प्रेशर इज दिस। नहीं समझ आया? समझ आया आया मैम। मैम समझ में। या अगर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर किसी की भी वेलोसिटी होती है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर? ये शायद ज्यादा समझ आए, लिख सकते हैं टोटल वेलोसिटी, Yes, ma'am. है ना। और हम कह रहे हैं कि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी, नहीं यहाँ पे, क्या ये हम लिख सकते हैं? Yes, ma'am. और क्योंकि हम कह रहे हैं ये और ये और ये सेम है, तो अगर मुझे किसी एक की वैल्यू निकालनी है वी एक्स बार, तो क्या मैं इसको वी स्क्वायर एवरेज अपॉन 3 लिख सकती हूँ? यस मैम। तो ये किया Yes, ma'am. तो ये किया है मैंने, एडिशन ऑफ वेक्टर्स का यूज करके वी बार स्क्वायर का यहाँ पे लिख दिया है, सो दैट योर टोटल प्रेशर कम्स आउट टू बी दिस एक्सप्रेशन 1/3 mn v बार स्क्वायर अपॉन v। जो नीचे वाला v है वो क्या है? वो वॉल्यूम है। ऊपर वाला v बार स्क्वायर क्या है? एवरेज वेलोसिटी स्क्वायर। ये लिख लें, वरना v और v में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। v बार स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ द एवरेज वेलोसिटी। दोबारा लिख दूं? दोबारा लिख दूं? समझ आ गया मैम। ओके। अच्छा, ये वाला जो डेरिवेशन किया है हमने मैथमेटिकल स्टेप्स, काफी लंबा है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो अब हमारी क्लास कल नहीं है, ये जरूर रिवाइज करेंगे, नहीं तो इसके बाद इसी को लेके जो हम करेंगे वो फिर हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम भूल चुके होंगे तब तक। Yes, ma'am. ओके मैम। तो कैन आई ओनली एक्सपेक्ट, क्या मैं सबसे ये इतना एक्सपेक्ट कर लूं कि आप इसको एक बारी
पूरा रीड कर लेंगे, पूरा स्टेप वाइज जैसे हमने डिस्कस किया है आज, क्योंकि काफी Yes, लंबा ma'am. काफी टाइम लगा Yes, इसको ma'am. क्लास में। ठीक है, चलिए फिर आज फिर यहीं पे रोकते हैं इस वाले हैवी टॉपिक के बाद, क्योंकि इसको थोड़ा अब्जॉर्ब करें, जब ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। हमने 3 लॉस कर लिए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक्स लॉ। हमने हर एक का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कर लिया है। साथ में आप लोगों ने ब्रीदिंग टेक्निक सीख लिया है कि प्रॉपर ब्रीदिंग कैसे करते हैं, और फिर आज हमने पार्शियल प्रेशर निकाल लिया है। और हमने एक और टर्म किया था बिगिनिंग ऑफ द लेसन में, क्या किया था, भागने के बीच का फ्री जो पाथ होता है, क्या बोलते हैं उसको? Mean free path. वेरी गुड, मीन फ्री पाथ। चलो, with that let's end the class here today. Okay, Ma'am, happy Guru Purnima, ma'am. thank you so much बच्चे, thank you, थैंक यू हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम। गुरु God पूर्णिमा bless all of मैम। you। सब अच्छा करते रहिए, थैंक यू सो मच। ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, Bye, ma'am. Good night. बाय, गुड बाय नाइट, मैम। बाय बाय।